जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो चैप्टर है हमारा पंचायती राज है। कल भी हमने पंचायती राज देखा था, लेकिन आज हम पंचायती राज को फुली कंप्लीट करेंगे। ठीक, पंचायती राज थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और इस किस लिए बड़ा चैप्टर है, क्यों बड़ा चैप्टर है, इसका प्रूफ आपने कल भी देखा था, आज भी दिखाता हूँ। अगर इस प्रूफ को देखने के बाद भी अगर आपसे ये चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक ना, इस प्रूफ को देखने के बाद भी अगर ये चैप्टर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, सॉरी, तो ऐसा मान लीजिएगा, ऐसा समझ लीजिएगा, फिर ये दिमाग में अपने ये बात बिठा लीजिएगा कि दुर्भाग्य जो है एकदम सर पे आपके सवार हो गया है। क्या बोला? दुर्भाग्य जो है आपका एकदम आपके सर पे सवार हो के बोल रहा है कि तुमको सफल नहीं होने दूंगा, तुमको किसी लायक नहीं होने दूंगा। राइट? समझ रहे हैं ना दुर्भाग्य किसे कहते हैं? एक बात समझिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग मेरे छोटे भाई और बड़े भाई जो भी देख रहे हैं, उन लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ बता दूँ आज एक, कि आपको पता है कि जो प्रकृति है उसने व्यवस्था कर रखी है हर चीज़ की। मेरी बात को ध्यान से सोचिए, सुनिएगा, 2 मिनट 4 मिनट की बात है, हो सकता है कि आपके जहन में बैठ जाए और आप अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दें। जो प्रकृति है ना, नेचर जिसको बोलते हैं, नेचर, नेचर, इनका कलर चेंज कर लो, ठीक ना, जिसको बोलते हैं क्या, नेचर, प्रकृति। ये पता है, ये परिवर्तन नहीं चाहती है, ये परिवर्तन नहीं चाहती है, ये क्या है, परिवर्तन नहीं चाहती है, परिवर्तन नहीं होने देना चाहती है, और नेचर हर चीज को अपने तरह से कंट्रोल करना चाहती है। क्या करना चाहती है? हर चीज को अपने तरह से कंट्रोल करना चाहती है। राइट? आप इसकी व्यवस्था के एक अंग हैं। आप जो हैं, जो भी दे रहे हैं, हर एक लोग इसकी व्यवस्था के एक अंग हैं। जैसे समझिए कि आपके घर में एक, आपका एक घर है, उसमें पिता हैं, माता हैं, भाई बहन, ठीक, रिश्तेदार हैं। आपकी जो है नौकर चाकर है, खाना बनाने वाला अलग, झाड़ू पोछा बर्तन वाला अलग, जूते साफ करने वाला अलग, गार्डनिंग करने वाला अलग। राइट? तो अब समझिए प्रकृति ने ये व्यवस्था बना रखी है। अब इसमें जो है, सपोज कीजिए कि खाना बनाने वाला चला जाए, खाना बनाने वाला इतना एजुकेटेड हो जाए कि वो पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, तो ये खाना बनाने वाला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपके घर का जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, जो ये 8 लोग काम कर रहे हैं जो ये 8 लोग काम कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है ना खाने पे। बिना भोजन के तो वो लोग काम कर नहीं सकते, तो पूरी व्यवस्था जो है उनकी चरमरा जाएगी। तो आप इस व्यवस्था को हमेशा चाहेंगे कि बना रहे, ये जो सिस्टम है ये हमेशा बना रहे, इसमें परिवर्तन नहीं चाहेंगे आप, ठीक ना, अपने घर के सिस्टम में। सपोज कीजिए पिताजी चले जाएं, तो पता चले कि वो पैसे अर्न करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक, तो अगर वो चले गए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ठीक, राइट? पता चले कि आपका जो भाई है या बहन है वो पूरे घर का मैनेजमेंट देखते थे कि कौन किस काम में लगेगा, कितने बजे क्या काम होना चाहिए, वो घर से चला गया तो पूरा मैनेजमेंट। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि प्रकृति ने भी सबको इस प्रकार से बुद्धि दी है, बुद्धि विवेक दिया है कि सब लोग कलेक्टर ना बने, सब लोग कलेक्टर ना बने, वरना प्रकृति का जो एक सिस्टम है जो इसका, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर सारे लोग कलेक्टर ही बनने की क्षमता सबके अंदर रहेगी, सब लोग आईएएस क्वालिफाई करने की क्षमता रखेंगे, तो जो मोहल्ला है वो कैसे साफ रहेगा? हाँ, सड़क पे जो वेंडर्स हैं वो कैसे रहेंगे? फिर जब सब लोग कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर जो सड़क पे होटल्स हैं, जो रोड बन रहे हैं जिस पे गाड़ियां चल रही हैं, जो टोल टैक्स पे जो मैनेजर्स हैं, ठीक, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, तो सब फिर कलेक्टर बन जाएंगे ना। तो फिर सबको बुद्धि विवेक उसी हिसाब से दिया गया है प्रकृति ने, ताकि हमारा एक सिस्टम चलता रहे। प्रकृति ने सबको उसी हिसाब से पावर दिया हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक, जैसे पीसीएस रैंक में एसडीएम को अलग पावर, असिस्टेंट कमिश्नर को अलग पावर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अलग पावर, क्योंकि सबको एसडीएम अगर बना देते तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाता। तो समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको
कि अगर अगर आपको प्रकृति ने अपने हिसाब से सिस्टम में ढाल दिया है, अपने हिसाब से सिस्टम में आपको उसने ढाल दिया है, अब अगर आप परिवर्तन करना चाहेंगे ना इसमें, अब अगर आप इसमें, यदि आप इसमें सिस्टम में परिवर्तन करना चाहेंगे, सिस्टम यानी अपने आप में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो प्रकृति उसका करती है विरोध। प्रकृति क्या करती है, उसका करती है विरोध, एकदम पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। इसीलिए परीक्षा के कुछ दिन पहले आपके सामने व्यवधान बनकर आएगा, कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का रिश्तेदारी में जाना पड़ जाएगा, विवाह तय हो जाएगा, बहन का विवाह तय हो जाएगा, पिताजी की तबीयत खराब हो जाएगी, तरह तरह के बहाने लेकर के जो ये दुर्भाग्य है वो सर पर आपके मंडराता रहेगा। ठीक, तरह तरह के बहाने लेकर के आएगा कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार तैयारी करेंगे, ठीक, इस बार मेंस की तैयारी नहीं है, इस बार सीट नहीं है, अलग अलग आपके दिमाग में जो है वो दुर्भाग्य विचार लेकर के आएगा। ठीक, तो जिसको ये पता है कि ये जो मेरे साथ घट रहा है, ये प्रकृति मेरे साथ खेल खेल रही है, प्रकृति क्यों खेल खेलती है कि वो चाहती है सिस्टम बना रहे, उसका सिस्टम ना गड़बड़ा जाए, तो वो विरोध करती है आपका। तो आपको उसके अगेंस्ट जाने के लिए, पूरे नेचर के अगेंस्ट जाकर के अपने आप को आपको क्या करना है, चेंज करना है। आप एकदम उसका विरोध करके एकदम पूरी प्रकृति को आप बदल देंगे ना, फिर उसको किसी न किसी को आपकी जगह बिठाना पड़ेगा, आपको किसी और की जगह बिठाना पड़ेगा, तो वो पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाए। सपोज कीजिए कि सारे लोग पढ़ने में इतने तेज हो जाए, जितने लोग कि 4-5 लाख लोगों की बुद्धि एक बराबर हो जाए, सबको सारी चीजें, सब एसडीएम ही बन जाएंगे। फिर तो कैसे सरकार चयन करेगी उसका कि किसको बनाया जाए? भैया सब लोग तो यही है, पता चले कि सभी लोग 150 में 150 हल करके चले आए, अब लोग भैया अब किसको सेलेक्ट, हमारे 5000 लोग 150 में 150 प्रश्न हल करके चले आए, किसको सेलेक्ट किया जाएगा? आप बताइए, किस आधार पर चयन किया जाएगा? तो इतनी बुद्धि ही नहीं देगी प्रकृति आपको, आपको प्रकृति ये करने नहीं देगी, ठीक ना। तो प्रकृति के अगेंस्ट, पूरे नेचर के अगेंस्ट जाकर के नेचर को आपको इतना प्रेशराइज करना है कि यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ ड्यू टू माई एफर्ट्स, क्योंकि मैं, मेरे प्रयास हैं, मैं इतने प्रयास, जब प्रकृति देखती है कि भैया ये अब कंट्रोल के बाहर जा चुका है, ये इसका प्रयास इतना शानदार है कि अब ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है अब इसको, तो प्रकृति अपने आप को पीछे खींचती है। इसीलिए कहा था अथक परिश्रम करिए, ठीक, ताकि नेचर जो है अपने सिस्टम को बदलने पे क्या हो जाए, मजबूर, ठीक ना, कि अब इसको रोका नहीं जा सकता है, आई विल हैव टू चेंज माई सेल्फ। फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को, उसको काफ़ी फेर बदल करके अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक, आपके प्रयासों के नाते, ठीक। अब जैसे देखिए यहीं पे देख लीजिए आप, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, बहुत हो गया, सच्चाई से रूबरू होने वाले हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन आर ओ मेंस 2021 में आया हुआ है, ठीक, यहाँ पर। फिर उसके बाद बीईओ 2019 में आया है, फिर इसी चैप्टर से बीपीएससी प्री 2022, यूपी पीसीएस प्री 2023, यूपी आरओ 2023, बीपीएससी 2022, यूपी पीसीएस प्री 2023, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, ये नहीं कि वही 23 वाला दो बार मैं दिखा दिया, अलग अलग क्वेश्चन है। 23 में ही 2-3 प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से, तो ये देखिए एक ही प्रश्न 3 बार। अब सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए क्वेश्चन है ये पंचायती राज वाला, तो जो 2015 वाला प्रश्न पढ़ के गया होगा, 2015 वाला पीवाईक्यू ये लगा गया होगा, तो वो 2021 वाला ये प्रश्न नहीं कर लिया होगा, हाँ, नहीं कर लिया होगा। बीपीएससी प्री 2020 एक ही चैप्टर, छत्तीसगढ़ 2021, यूपी आरओ मेंस 2017, यूपी पीसीएस प्री 2022, ये 4 बार एक ही प्रश्न आया हुआ है। तो एक ही यूपी पीसीएस प्री 2023 और 2023 का 4 ठो दिखा चुका ना, ये चारों एक ही परीक्षा में नहीं आए हैं, ये चारों मतलब एक ही परीक्षा में आए हैं, ये चारों प्रश्न एक ही नहीं है, अलग अलग है, ये नहीं कि बार बार 23 दिखाए जा रहे हैं, 23 में ही 4 बार प्रश्न, ठीक है। बीपीएससी प्री 2022, फिर यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री 2022, इतने सारे प्रश्न। अब इस पे भी आपका दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है कि हमको इसको पढ़ना चाहिए, आपका दिमाग कहीं और खुराफात लगा रहा है, तो वो आपका दिमाग नहीं लगा, आपका दुर्भाग्य लगा रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा है, आपका दुर्भाग्य लगा रहा है। वो दुर्भाग्य कह रहा है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, प्रकृति कह रही है मैं परिवर्तन नहीं करूंगी खुद में, तुम जहाँ हो वहाँ पड़े रहो, ठीक ना। तुमको अगर चपरासी बनना है तो चपरासी तुम बनोगे,
मैं खुद को नहीं बदलूंगी, क्योंकि तुम्हारे एक बदलाव के कारण मुझे पूरे सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक ना? तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उसको रेजिस्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट जाके मेहनत करेंगे, उसको मजबूर करेंगे, या फिर प्रकृति के दबाव तले आप दब करके अपने निर्णय को कहीं खो देंगे। आप डिसाइड कर, राइट? चला जाए पंचायती राज 2, पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए ना। हाँ, पढ़ लिया जाए। चलिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है ये? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था। 1 फरवरी 1994 को हुआ था। राजस्थान राज्य निर्वाचन का गठन कब हुआ था? जुलाई 1994। जुलाई 1994 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन हुआ था, के तहत हुआ था। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और इसका सचिव राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। इसका सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच जो है वो नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है? किस से किस अनुच्छेद के तहत? 243 के से 243 ZA। ठीक। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में पूछी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 कब प्रभावी हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावित हुआ? यदि प्रश्न में पूछ दे तो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित, या 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ। यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है। क्या करता है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है। कौन? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक ना? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना का उपबंध करता है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना है। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है ना? पंचायत जो है महिलाओं को कितना आरक्षण पंचायत में प्रदान किया था? 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243D। 243D। पंचायतों के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना की जाती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243I। ठीक। यदि आपसे पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो 21 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है। यदि पंचायत समय पूर्ण भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर पुनर्निर्वाचन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? 6 माह के भीतर पुनर्निर्वाचन कराया जाता है। ठीक। पंचायतों के वित्तीय पुनर्विलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज के क्षेत्र में, पंचायती राज के क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण कहीं कहीं प्राप्त है। वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल। मैंने अपडेट करके दिया था, मुझे एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट एकदम डाटा याद नहीं है यहाँ पे। मैंने अपडेट करके दिया था, अपडेटेड वाला पता नहीं ये फिर टाइप किया कि नहीं। एक बार इसको आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक ना? कि कहीं से हटाया तो नहीं गया। एक बार मतलब रिक्वेस्ट है ये, हालांकि मेरा काम है ये, बट मतलब अभी एग्जैक्ट मुझे तथ्य याद नहीं है कि ये सही है या नहीं है अभी के हिसाब से, कहीं हटाया तो नहीं गया। मैं एक बार खुद ही इसको वैसे देख करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। राइट? तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अनुसूचित जातियों हेतु पंचायतों में आरक्षण अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों में है। ठीक। पंचायतों की, ये मैंने करंट अलग से उसको अपडेट करके दिया था कि यहाँ यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे करंट अफेयर होगा, मतलब जहाँ पे चीज़ें अपडेटेड होंगी वहाँ पे हो सकता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये तो सही है।
पंचायतों के कर लगाने और राजस्व जुटाने की शक्ति स्थानीय स्वशासन के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? स्थानीय स्वशासन के लक्षण हैं। लोकतांत्रिक तृणमूल लोकतंत्र पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप लोग बताएं क्या तृणमूल लोकतंत्र ये है क्या? मैं बता सकता था, बहुत आसान है। मैं भी, मेरे पास भी गूगल मेरा भी चलता है, मेरे भी फोन में, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग प्रयास करें इसके लिए, ठीक ना। कहाँ कहाँ पर नहीं है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में लागू नहीं है। पंचायती ढांचा और नामकरण, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद है असम में। असम के में क्या बोला जाता है? उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद। मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। एमपी में जनपद पंचायत बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत बोला जाता है। गुजरात में तालुका पंचायत और पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायत। ये आपको मैच द फॉलोइंग में दिया जा सकता है, राइट। उत्तर प्रदेश पंचायत प्रणाली से संबंधित तथ्य जो है ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जिला योजना में सम्मिलित पंचायतें नगर पंचायत, ग्राम और क्षेत्र पंचायत। जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? जिला पंचायत के सदस्य अपनों में से ही निर्वाचित करते हैं। क्षेत्र पंचायत का संचालक होता है ब्लॉक स्तर पर, और पंचायत समिति के सदस्य जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अब बात होगी 74वां संविधान संशोधन, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, और 73वां पंचायती राज, राइट। यह शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देता है। भाग 9 क में या 9A के अंदर जो है ये दिया हुआ है। यह 12वीं अनुसूची जोड़ता है नगर पालिकाओं के कार्य, ठीक ना। 12वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण प्रदान करता है। नगर पालिकाओं की पुनर्संरचना करता है। जिला योजना समिति का गठन करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 243ZD। महानगर योजना समिति का गठन करता है शहरी विकास योजना हेतु, ठीक ना। और वार्ड समितियों का गठन भी इसी संशोधन का भाग है। किस संशोधन का भाग है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके एक एक वाक्य से प्रश्न बना हुआ है, ठीक। नगर निकाय में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष है, ठीक है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव नगर क्षेत्र के सभी योग्य निर्वाचकों द्वारा किया जाता है, ठीक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर परिषद में राज्य सरकार अधिकतम 8 सदस्य नामित कर सकती है, ठीक है। जिला योजना समिति में निर्वाचित सदस्य 20 होते हैं। पदेन सदस्य जो है कितने होते हैं? वो 5, ठीक ना। या इसमें एक दो मिस्टेक्स हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे, जो जिनको मैं अपडेट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। एक्चुअली बहुत देर से ये पीडीएफ मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको रीचेक करने का मौका नहीं मिला। जो भी गलतियाँ होंगी थोड़ी बहुत, एक दो हैं इसमें, मैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक। आप लोग परेशान मत होइएगा सर ये है ये नहीं है, ठीक। या थोड़ा बहुत तो आप लोग भी गूगल कर सकते, एक दो जगह ही है, ऐसा नहीं है, ठीक। नगर क्षेत्र की अधिसूचना एवं, या इस पीडीएफ को जब मैं आप लोग को दूंगा तो करेक्ट करके दे दूँ, ठीक। नगर क्षेत्र की अधिसूचना एवं पात्रता, भारत की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000। जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 75% जो कार्यशील पुरुष है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए वो। और सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने का अधिकार किसको होना चाहिए? राज्यपाल को, ठीक। ये सही सुमेलन के बारे में पूछा गया है कि नगर निगम और छावनी परिषद जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। नगर निगम कानपुर में होगा, ठीक ना। गाजियाबाद भी नगर निगम होगा, और जो काकोरी है वो नगर पंचायत होगा, वो नगर निगम नहीं हो सकता। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं, ठीक ना। प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रण मामलों में विषयों में वर्गीकरण, राज्य सरकार का नियंत्रण विधायी, वित्तीय और कार्मिक मामलों में है। स्थानीय निकायों का संबंधित विषय जो राज्य सूची में ही रहते हैं, इसमें दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। संघीय वित्त आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता हेतु उत्तरदायी नहीं है। कौन है? राज्य वित्त आयोग। और नगर पंचायतों को किसी को बंदी बनाने की सजा देने का अधिकार किसी भी राज्य में नहीं है,
ठीक है ना, नगर पंचायतों को ये अधिकार नहीं है। ठीक। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ठीक ना। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है पंचायती राज संस्थाओं को नहीं है। कॉलेज का विद्यार्थी यदि नगर पालिका में चुनाव लड़ना चाहता है तो नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। ठीक है, इससे प्रश्न बना हुआ है इन तथ्यों से, इसलिए मैंने इन तथ्यों को क्या किया, शामिल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ में जहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक है मैं उसको करेक्ट करके जो है आप लोगों को भेज दूंगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।